आइए दोस्तों, इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज, देवघर। आइए आज हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री एवं क्षेत्र पर। क्या है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री? दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में शुमार किए जाने वाले विषय का महत्व क्या है? क्यों व्यवहारिक जीवन में इसकी इतनी महत्ता है? अर्थशास्त्र के विषय सामग्री के अंतर्गत प्रमुख रूप से 3 बातों का अध्ययन किया जाता है। पहला है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, दूसरा है अर्थशास्त्र की प्रकृति, नेचर, अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला अथवा दोनों, और तीसरा है अगर विज्ञान है तो वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है। इन तीनों महत्वपूर्ण सवालों का चर्चा हम सब लोग आज के इस क्लास में करेंगे। आप अगर विस्तृत रूप से इसको जानना चाहते हैं तो आप अपना कलम कॉपी लेकर के तैयार हो जाएं, और आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है? अर्थशास्त्र के विषय सामग्री में मूल रूप से 5 बिंदुओं की चर्चा है। पहला है विनिमय, फिर वितरण, फिर उत्पादन, फिर राजस्व और उपभोग। यह हम लोग क्रम से अगर कहें तो उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व, इन 5 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का प्रत्यक्ष संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। अर्थशास्त्र का जो संबंध है वह संबंध आर्थिक क्रियाओं से। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है: उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण, राजस्व। इन 5 भागों के आधार पर ही संपूर्ण अर्थशास्त्र की गतिविधियां या अर्थशास्त्र की जो कार्यप्रणाली है, अर्थशास्त्र का जो विषय है, उसका आधार यही 5 बिंदु है, जिनको हम 5 भागों में बांट कर समझेंगे। पहला है विनिमय। चूंकि मुद्रा के विकास ने विनिमय को सहज और सरल बना दिया। पहले बहुत सारी कठिनाइयां होती थी। विनिमय के संबंध में प्रोफेसर जेवेंस ने कहा कि विनिमय या एक्सचेंज क्या है? कम उपयोगी वस्तुओं से अधिक उपयोगी वस्तुओं की अदला बदली करना। यानी जब भी हम किसी वस्तु का क्रय करते हैं और उसके लिए जो मुद्रा व्यय करते हैं या चुकाते हैं या भुगतान करते हैं, तो जिस वस्तु का क्रय करते हैं उससे अधिक उपयोगी वह वस्तु होता है जिसके लिए हम क्रय करते हैं। यानी मुद्रा से अधिक उपयोगी वह वस्तुएं होती है जिसके लिए हम मुद्रा का त्याग करते हैं। इसलिए कहा है कि कम उपयोगी वस्तुओं से अधिक उपयोगी वस्तुओं की अदला बदली करना ही विनिमय कहलाती है। यह आवश्यक है कि अदला बदली स्वतंत्रता पूर्वक एवं स्वेच्छा से होनी चाहिए, किसी दबाव के बिना, विदाउट एनी प्रेशर एक्सचेंज होना चाहिए। विनिमय में मुख्य रूप से वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का अध्ययन किया जाता है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण कितना होना चाहिए और उसका अध्ययन कैसे होना चाहिए। दूसरा भाग है वितरण। उत्पत्ति के विभिन्न साधन मिलकर जिस संयुक्त वस्तु का उत्पादन करते हैं। हम जानते हैं कि उत्पत्ति के बहुत सारे साधन हैं, वो सब जब आपस में मिलते हैं तब उत्पादन का कार्य होता है। कोई एक साधन किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता है, और जब सभी साधन मिलकर किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसको उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में बांटने की क्रिया वितरण कहलाती है। क्योंकि पहला मैंने भाग का अध्ययन किया विनिमय का,
दूसरा भाग है वितरण का। तो उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में जिन साधनों के सहयोग से उत्पादन का कार्य होता है, उन सभी साधनों में बांटने की जो क्रिया है वह वितरण कहलाती है। जैसे वितरण के अंतर्गत उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को, जैसे भूमि को लगान हो गया, श्रम को मजदूरी हो गया, पूंजी को ब्याज हो गया, और जो उद्यमी होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होता है, उसको लाभ इत्यादि का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र के दूसरे भाग यानी वितरण में करते हैं। तीसरा है उपभोग। हम सब जानते हैं कि हम सभी लोग विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, चाहे वह लर्न करने वाला हो या यर्न करने वाला हो, उपभोग तो सबको करना है। तो उपभोग अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण क्रियाओं में एक है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना उपभोग कहलाता है। हम जब भी किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उसकी उपयोगिता को नष्ट कर देते हैं, और जब तक उसकी उपयोगिता नष्ट नहीं होती तब तक उपभोग कहलाता नहीं है। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना उपभोग कहलाता है। अर्थशास्त्र के विकास के प्रारंभिक चरणों में, जब अर्थशास्त्र का विकास हो रहा था शुरुआती दौर में, तो अर्थशास्त्र के प्रारंभिक दौर में जब विकास की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस समय उपभोग को विशेष महत्व नहीं दिया गया था। परंतु वर्तमान समय में उपभोग का अर्थशास्त्र में काफ़ी अधिक महत्व है। इसलिए उपभोग को अर्थशास्त्र का आदि और अंत भी कहा जाता है। यह व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी समझने की बात है। पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो किसी वस्तु और सेवा का उपभोग नहीं करता होगा, चाहे वह, मैंने जैसा कहा कि वो लर्न करने वाला हो या यर्न करने वाला हो, कमाता हो या पढ़ता हो, या दुनिया के समाज के विविध क्षेत्रों में काम करने वाला ही क्यों ना हो, उसको उपभोग तो करना ही है। इसलिए उपभोग को अर्थशास्त्र का आदि और अंत दोनों कहा जाता है। चौथा भाग है उत्पादन। उत्पादन से तात्पर्य क्या है? उत्पादन से तात्पर्य है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना। हम अपने जीवन में जिन वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता को महसूस करते हैं जीविकोपार्जन के लिए, या जीवन में किसी भी क्षेत्र में जिन वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता को हम महसूस करते हैं, तो वह क्या है? हमारी आवश्यकता है, यानी मानवीय आवश्यकताएं हैं। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु के अंदर उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। उत्पादन के अंतर्गत भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन सबकी विशेषताओं एवं उनकी कार्य क्षमताओं को उत्पत्ति के नियम के अंतर्गत उत्पत्ति की अन्य समस्याओं का समाधान कैसे करना है, इन सब का अध्ययन उत्पादन के अंतर्गत किया जाता है। पांचवा और अंतिम भाग जो है वह है राजस्व। वर्तमान समय में आर्थिक कार्यों में राज्य का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए अर्थशास्त्र में पांचवा विभाग राजस्व को बनाया गया। इसके अंतर्गत सरकार के व्यय, आय, ऋण, वित्तीय प्रशासन, बजट आदि से संबंधित सिद्धांतों का, उसकी समस्याओं का अध्ययन हम लोग करते हैं। यानी सरकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, ऐसे भी सरकार का नहीं भी कहें हम, तो हमारी और आपकी भी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक जो कार्य हैं जो बिना अर्थ का संभव नहीं है, उन सभी कार्यों को करना हमारे लिए, आपके लिए आवश्यक है। तो उससे संबंधित जो आय व्यय का लेखा जोखा है, आय व्यय के जो सिद्धांत हैं, उससे संबंधित जो समस्याएं हैं, वित्तीय फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रशासन है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, बजट है, इन सबों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अर्थशास्त्र के इन पांचों विभागों में, या पांचों विभागों का चाहे पृथक पृथक अध्ययन किया जाता हो
परंतु वास्तव में ये सभी उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व वास्तव में ये पांचों एक दूसरे पर निर्भर है। भले हम लोग बिंदुवार अध्ययन कर रहे हैं, 5 भागों में विभाजित करके अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इन पांचों का संबंध एक दूसरे से बहुत महत्वपूर्ण है, अन्योनाश्रय संबंध है और एक दूसरे पर निर्भर है। एक के बिना दूसरा नहीं है, दूसरे के बिना तीसरा नहीं है। अब अर्थशास्त्र के विषय सामग्री का दूसरा पक्ष जो मैंने कहा था कि अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव क्या है। अर्थशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है। इज इकोनॉमिक्स साइंस और आर्ट्स। इसको जानने के पहले हमको यह जानना चाहिए कि हम विज्ञान किसको कहते हैं और कला किसको कहते हैं। तब यह समझ में आएगा कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है। तो विज्ञान हम किसको कहते हैं? किसी शास्त्र का क्रमबद्ध ज्ञान, चाहे वह जो भी शास्त्र रहा हो, समाज शास्त्र हो, भौतिकी शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, धर्मशास्त्र हो, जो भी शास्त्र होता है, किसी भी शास्त्र का क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। प्रोफेसर पाइनकेयर ने बड़ा अच्छा लिखा है कि विज्ञान तथ्यों से ठीक उसी प्रकार बनता है जिस प्रकार एक मकान पत्थरों से बनता है, किंतु तथ्यों को एकत्र करना मात्र उसी प्रकार विज्ञान नहीं हो सकता जिस प्रकार पत्थरों का ढेर मकान नहीं हो सकता। किसी भी शाखा को या किसी भी शास्त्र को विज्ञान कहलाने के लिए 3 शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। चाहे वह कोई भी शास्त्र अगर विज्ञान कहलाना चाहता है तो उसके लिए 3 आवश्यक शर्त है। पहला शर्त है उसका क्रमबद्ध अध्ययन हो। दूसरा है वह कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता हो। अगर कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित नहीं कर रहा है तो वह विज्ञान नहीं होगा। और तीसरा है उसके नियम सार्वभौमिक हो, यूनिवर्सल हो, किसी क्षेत्र विशेष में उसका दायरा सीमित हो ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया के लिए वह सार्वभौमिक हो, उसके नियम जो है वह यूनिवर्सल लॉ होना चाहिए। 3 बातें आई, क्रमबद्ध अध्ययन हो, कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता हो और उसके नियम सार्वभौमिक हो। तीसरा सर उसके नियम सार्वभौमिक होना चाहिए। अब अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि किसी भी शास्त्र को विज्ञान कहलाने के लिए जिन आवश्यक शर्तों की हम चर्चा कर रहे थे या जो आवश्यक शर्त होना चाहिए उन सभी आवश्यक शर्तों को अर्थशास्त्र पूरा करता है, इसलिए अर्थशास्त्र विज्ञान है। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना था कि अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है। कुछ विद्वानों का अपना मत था कि अर्थशास्त्र को विज्ञान कहना उचित नहीं है। अब इसका दूसरा जो पक्ष है वह है कला। तो कला किसको कहते हैं? जैसे मैंने विज्ञान का अर्थ आपको बताया कि विज्ञान किसको कहते हैं, पाइनकेयर ने क्या कहा। कला क्या है? कला का अर्थ करने से अर्थात कला किसी कार्य को उत्तम एवं ठीक ढंग से, सही तरीके से, उत्तम तरीके से करना ही कला कहलाता है। किसी कार्य को उत्तम एवं सही ढंग से करने की जो कला है उसी को कला कहते हैं। सही ढंग से करना ही कला कहलाता है। प्रोफेसर किन्स ने कहा कि कला नियमों की वह प्रणाली है जो किसी दिए हुए उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है। अब अर्थशास्त्र कला भी है, ये कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे? अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विज्ञान के साथ साथ कला भी मानते हैं। नॉट ओनली साइंस बट ऑल्सो आर्ट्स। इज इकोनॉमिक्स
बोथ साइंस और आर्ट्स। इसका कारण यह है कि यह आर्थिक समस्याओं का अध्ययन एवं समाधान के लिए व्यवहारिक सलाह भी प्रदान करता है। अर्थशास्त्री वह अध्ययन है जिसमें आर्थिक समस्याओं के समाधान के साथ साथ व्यवहारिक सलाह भी प्रदान करता है कि आप किसी समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। मुद्रा, बैंकिंग, विनिमय दर का निर्धारण, भुगतान संतुलन आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन अर्थशास्त्र की अहम भूमिका है। इसलिए अर्थशास्त्र को कला कहना उचित है। मूल रूप से या कुल हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान तथा आदर्श विज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है। पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस के बीच एक पुल का काम करता है। इसलिए हम लोग इसको कला भी कहते हैं और विज्ञान भी कहते हैं। तो अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है? उपरोक्त जिन तथ्यों की चर्चा हम लोगों ने की, उन तथ्यों को अवलोकन करने से, अध्ययन करने से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक विज्ञान और दूसरा आदर्श विज्ञान। अर्थशास्त्र में इन दोनों में कौन सा विज्ञान है, ये तीसरा सवाल है। अथवा दोनों विज्ञान है, इस बात का अध्ययन करना आवश्यक है। वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान होता है जो अपने वास्तविकता तक ही सीमित रहता हो। जैसे मेडिसिन हम बनाते हैं, तो मेडिसिन की कंपनियां कभी इस बात का ख्याल नहीं रखती है कि मेडिसिन देखने में खूबसूरत है या नहीं, खाने में टेस्टी है या नहीं। इस बात से पॉजिटिव साइंस को कोई मतलब नहीं होता है। उसको केवल वास्तविकता से मतलब होता है, उसका दायरा वास्तविकता तक सीमित होता है और उसका उद्देश्य समस्याओं का समाधान है। वह स्वादिष्ट है या नहीं, वह खूबसूरत है या नहीं, इससे वास्तविक विज्ञान को कोई मतलब नहीं है। जैसा कि मैंने उदाहरण के तौर पर बताया कि जो हम विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ उपभोग करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, क्या उसकी खूबसूरती का ध्यान रखा गया है? क्या इस बात का ध्यान रखा गया कि खाने में यह स्वादिष्ट होगा या नहीं होगा? नेवर। सिर्फ इस बात का ध्यान रखा गया है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम जो दवाई बना रहे हैं वह उद्देश्य की पूर्ति करने में सक्षम है या नहीं है। यानी वह वस्तु स्थिति का अध्ययन करता है, उसकी अच्छाई बुराई से उसका कोई संबंध नहीं होता है। और दूसरा पक्ष जो है आदर्श विज्ञान का, ये तो वास्तविक विज्ञान का पक्ष हुआ। आदर्श विज्ञान क्या है? वो आदर्श विज्ञान तथ्यों की केवल व्याख्या ही नहीं करता, बल्कि उसकी अच्छाई का, उसकी बुराई के बारे में सुझाव भी देता है। इसलिए आदर्श विज्ञान होना चाहिए। आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए का अध्ययन करता है। और जब हम कहते हैं कि क्या होना चाहिए, तो इससे लगता है कि सामने वाले से हम सलाह मांग रहे हैं। तो व्यवहारिक सलाह का मतलब क्या है? हम लोगों ने कहा कि व्यवहारिक सलाह भी देता है कि आप किसी समस्या का, आर्थिक समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, उसके व्यवहारिक पक्षों को भी अर्थशास्त्र प्रस्तुत करता है। और वही पक्ष इसके वास्तविक विज्ञान, आदर्श विज्ञान के गुण को चरितार्थ करता है। जो अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानते हैं, वे इस संबंध में बहुत सारे तर्क देते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना था कि कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करते समय यह बताना संभव है कि किसी कार्य का परिणाम क्या होगा। यह बताना कठिन है कि क्या होना चाहिए। यदि अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मान लिया जाए तो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए के विवाद में फंसकर अर्थशास्त्र का विकास रुक जाएगा। यहाँ तक कि सिद्धांत बनाना, उनको लागू करना और अच्छे बुरे परिणामों की व्याख्या करना आदि भी जब अर्थशास्त्री ही करने लगेंगे तो शासक क्या करेंगे?
ये उन लोगों का तर्क था जो लोग कहते थे कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है और यह क्या होना चाहिए के बारे में बतलाता है। वास्तव में जो भी आर्थिक सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं उनका उद्देश्य मानव कल्याण में वृद्धि करना होता है, ह्यूमन वेलफेयर को इंक्रीज करना होता है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं रह सकता है। अर्थशास्त्र में मानव के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अन्य विज्ञानों की विषय वस्तु की तरह अर्थशास्त्र बेजान होती है, परंतु अर्थशास्त्र जीवित एवं विवेकशील मनुष्यों की क्रिया का अध्ययन करती है। दूसरे अर्थशास्त्र क्या है? दूसरे जो शास्त्र है वह क्या है? एक बेजान शास्त्र है। लेकिन अर्थशास्त्र क्या है? जीवित व्यक्तियों का, विवेकशील मनुष्यों के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। उस पर केवल आर्थिक घटनाओं का ही नहीं बल्कि दया, प्रेम, भावुकता आदि का भी प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त विश्लेषणों को अगर हम ध्यान से समझें तो एक बात तो स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान ही नहीं है बल्कि एक आदर्श विज्ञान भी है। अर्थशास्त्री का कार्य केवल व्याख्या और खोज करना ही नहीं है, वरना अच्छाई और बुराई को भी बताना है कि इसमें अच्छाई और बुराई क्या है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान तथा आदर्श विज्ञान होने के साथ साथ कला भी है। जैसा कि प्रोफेसर चैपमैन ने इस संबंध में लिखा था कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में आर्थिक तथ्यों का अध्ययन करता है, नीति प्रधान विज्ञान के रूप में तथ्य किस प्रकार होना चाहिए इसका अध्ययन करता है, तथा कला के रूप में मानव के जो इच्छित उद्देश्य हैं, विभिन्न प्रकार की जो इच्छाएं मानव अपने जीवन में पालते हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के साधन का भी अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो संक्षिप्त में अगर हम यह समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है, अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है, अर्थशास्त्र का जो स्वभाव है, ये सब मानव के जीवन के व्यवहारिक पक्षों को धरातल पर ला करके और उसके व्यवहारिकता से परिचित कराने का काम करता है। हम अगर उत्पादन नहीं करें, उपभोग नहीं करें, विनिमय नहीं करें, वितरण नहीं करें, राजस्व की व्यवस्था हमारे पास नहीं हो तो हम जीवन में किसी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए ये जो प्रमुख बिंदु हैं वे सभी बिंदु दुनिया के सारे लोगों की उन तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित हो, मानव के आर्थिक क्रियाओं से संबंधित हो, मानव के आर्थिक समस्याओं से संबंधित हो, मानव के आर्थिक कल्याण से संबंधित हो, या समाज के किसी भी वर्ग के जो अधिकांश समस्याएं हैं हम जानते हैं कि उसका संबंध मुद्रा से है। अगर व्यक्ति के जीवन में 100 समस्याएं हैं तो उसमें 95 ऐसी समस्याएं होंगी जिसका एकमात्र समाधान है और वह है मुद्रा। मुद्रा के बिना आप जीवन में, आर्थिक क्रिया के बिना आप जीवन में किसी भी कार्य को मूर्त रूप नहीं दे सकते हैं। तो हम अपने जीवन में जिन वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता महसूस करते हैं या मानवीय जीवन में उन तमाम वस्तुएं और सेवाएं जिसकी आवश्यकता पूरी करने पर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है या जिसके आधार पर वह सर्वाइव करता है, या दुनिया के सभी लोगों के मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है वे तमाम वस्तुएं और सेवाएं आर्थिक क्रिया के आधार पर, वितरण के आधार पर, राजस्व के आधार पर और उपभोग के आधार पर उसकी महत्ता को समाज में प्रदर्शित करती है, उसके महत्व को स्थापित करती है। और अगर ये तमाम क्रियाएं नहीं होंगी तो सृष्टि का जो स्वरूप दिख रहा है वह स्वरूप हमारे समक्ष नहीं होगा
इसलिए अर्थशास्त्र चाहे आप पढ़ने वाले हों, व्यापार करने वाले हों या जीवन में किसी भी क्षेत्र में, समाज के किसी भी क्षेत्र में आप काम करने वाले हों, सबों के लिए उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और अर्थ से संबंधित, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित, राजस्व से संबंधित विभिन्न क्रियाओं को मूर्त रूप देने के लिए अगर किसी एक और एकमात्र शास्त्र की आवश्यकता होती है तो वह अर्थशास्त्र है, जो मानव के कल्याण के दृष्टि से, मानव के व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और उसी सिद्धांत की हम सब लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद,